हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कुछ प्रमुख अंतर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर हमने अर्धसूत्री और समसूत्री पढ़ तो लिया, लेकिन दोनों में रियल में अंतर क्या है, उन अंतरों पर एक क्वेश्चन बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मेयोसिस में। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो सामान्य डिफरेंस है उनको एक बार हम समझ लेते हैं कि जो माइटोसिस है यानी जो समसूत्री विभाजन है वो किसमें होता है। बोले अकर्स इन सोमेटिक सेल यानी काय कोशिकाओं में ही होता है। शरीर की जो जनरल कोशिकाएं हैं, सामान्य कोशिकाएं, उनमें होता है। लेकिन ये मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल में यानी जनन कोशिकाओं में होता है, यानी जहां लैंगिक जनन होता है उन कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों ये पहला अंतर है। सेकंड अंतर की बात करते हैं कि ये जो समसूत्री विभाजन है ये अगुणित कोशिका में भी हो सकता है और द्विगुणित कोशिका में भी हो सकता है, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n यानी अगुणित है उनमें भी, और जिनमें 2n है उनके अंदर भी ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन तो केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में यानी द्विगुणित कोशिका में ही होगा, यानी जहां गुणसूत्र जोड़े में है वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाकी नहीं होगा। फिर उसके बाद में बात करेंगे तीसरा जो अंतर है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस में एक ही चरण में यानी एक बार ही विभाजन होता है, सिंगल डिवीजन होता है, एकल विभाजन होता है। लेकिन अर्धसूत्री के अंदर दो चरणों में होता है। पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर वो दोनों पुत्री कोशिकाएं जो हैं डॉटर सेल्स हैं वो फिर डिवाइड होके प्रत्येक कोशिका दो दो बनाती हैं, तो टोटल लास्ट में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो दोस्तों यहां डबल डिवीजन है या सिंगल डिवीजन है। फिर अगला अंतर है डॉटर सेल्स की संख्या का, यानी प्रोड्यूस, यानी यहां पर 2 सेल्स बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं माइटोसिस में, और मियोसिस के अंदर 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं। अब यहां पर जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो मात्र कोशिका के समान यानी मदर सेल के जैसे ही, पेरेंट सेल के जैसी होगी। तो आप कह सकते हैं कि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिका के समान होती हैं, आनुवंशिक रूप से एकदम समान होती हैं। लेकिन यहां पर वेरिएशन उत्पन्न हो जाते हैं, पुत्री कोशिकाएं आपस में भी समान नहीं होती और किसकी तरह, मात्र कोशिका की तरह भी नहीं होती हैं। तो आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं, यहां पर आनुवंशिक रूप से मात्र कोशिका के समान ही होती हैं। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि यहां पर जो डॉटर सेल्स हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका के समान होती है, यानी डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मदर सेल के बराबर होता है, कोई अंतर नहीं होता। यानी जैसे मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। लेकिन यहां उल्टा है, यहां क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी जो डॉटर सेल्स है पुत्री कोशिका में जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र है, वो मात्र कोशिकाओं से आधे हो जाते हैं। यानी हमारी जो मेन कोशिका है उसमें अगर मान लीजिए मात्र कोशिका में 46 क्रोमोसोम है तो पुत्री कोशिकाओं में डॉटर सेल्स में कितने, 23 क्रोमोसोम ही होंगे। अब दोस्तों इसका फायदा क्या है, बोले माइटोसिस होता ही क्यों है, बोले वृद्धि के लिए। युग्मनज एक छोटी सी कोशिका है जिससे पूरा शरीर बनता है, तो उसमें विभाजन होने से क्या होती है, शरीर की वृद्धि होती है। छोटा बच्चा होता है उसके शरीर की वृद्धि होती है यानी ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है वहां रिपेयर होती है, घाव हो जाता है वहां घाव भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस ये है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है दोस्तों, तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लैंगिक जनन की, यानी जो जनन कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, वहां शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे और उससे क्या होगा, नई जो संतति उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से लैंगिक जनन में इनका महत्व है। अब इस फिगर को देखिए, ये फिगर है कोशिका चक्र का, जिसमें हमने 2 फेजों में इसको बांटा था। पहली फेज थी यहां से स्टार्ट हो रही थी और इसको हमने बोला था, क्या बोला था, यहां पर इसको हमने नाम दिया था इंटरफेज। क्या नाम दिया था दोस्तों, इंटरफेज नाम दिया था, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं विराम अवस्था या अंतरावस्था। और इस इंटरफेज में क्या हो रही थी, विभाजन की तैयारियां हो रही थी। यहाँ G1 हो गया, S हो गया और G2 हो गया, इस तरीके से था। फिर उसके बाद में M फेज बताया था। ये M फेज के अंदर क्या होता है, बोले विभाजन होता है। पहले विभाजन किसका होता है, बोले केंद्र का विभाजन होता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो विभाजन अवस्था है, केंद्र का जो विभाजन है कैरियोकाइनेसिस, उसके अंदर 4 अपरावस्थाएं थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल चलता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे दोनों के अंदर, समसूत्री और अर्धसूत्री में। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है देखिए, यानी माइटोसिस है, उसके बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो माइटोसिस के अंदर देखो कैसे होता है कि ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन है वो देखिए
संघनित होने लगा है और इसकी पहली अवस्था जो यानी प्रोफेज है उसके अंदर संघनित होने लगा है, केंद्रक झिल्ली यहाँ गायब होने लगी है, गुणसूत्र दिखने लगे हैं। इस तरीके से प्रोफेज में ये हुआ था। फिर उसके बाद में मेटाफेज में यानी केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और यहाँ तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों में पहुंच जाते हैं और पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर गुणसूत्र फैल जाते हैं और ये मध्यावस्था आ जाती है और फिर इस कोशिका के विषुवत रेखीय तल पे इक्वेटर पे ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मध्यावस्था यानी मेटाफेज में ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र ऐसे खंडित होता है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र है सेंट्रोमियर से खंडित होता है, स्प्लिट होता है और उसका अर्धांश आधा भाग एक ध्रुव की तरफ आधा भाग दूसरे ध्रुव की तरफ इस तरीके से चले जाते हैं। तो दोस्तों इसको एनाफेज में ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद में ये विपरीत ध्रुवों पे गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र के दो टुकड़े होते हैं, गुणसूत्र का प्रत्येक जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुव पे जाता है और वो प्रत्येक क्रोमेटिड क्या है उसमें डीएनए की मात्रा डबल है, इसलिए वो एक गुणसूत्र बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों ध्रुवों पे दो केंद्रक बन जाते हैं और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है और इस तरीके से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन देखिए दो चरणों में हो रहा है। यहां पर हमने बोला एक चरण में संपन्न हो गया, लेकिन अब यहां पर बोलेंगे दो चरणों में होता है। तो यहां कैसे होता है, तो बोले पहले तो आता है आपका ये पहला फेज जिसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मियोसिस फर्स्ट। फिर मियोसिस फर्स्ट की ही जो दोनों पुत्री कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है दोस्तों। तो यहां पर कैसे हुआ था, बोले मियोसिस फर्स्ट में वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट हुई थी। यानी जो कोशिका है उसके अंदर देखिए गुणसूत्रों के बीच में मध्य कुछ प्रतिक्रियाएं हुई थी जिसको हमने प्रोफेज फर्स्ट बोला था, सबसे जटिल अवस्था बोला था। इसमें लेप्टोटिन, जायगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस नाम की उपप्रावस्थाएं यानी सब फेजेस थी और इनके दौरान क्या हुआ, गुणसूत्रों में कुछ जीन एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ था और फिर उसके बाद में समजात गुणसूत्र मेटाफेज में अलग होते हैं। अब की बार देखिए गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं, गुणसूत्र के अर्धांश सेपरेट नहीं हो रहे, समजात गुणसूत्र के जोड़े अलग हो रहे हैं, यानी 23 इधर और 23 इधर, यानी आधे आधे हो गए हैं। इस प्रकार से एनाफेज में विपरीत ध्रुवों पे चले गए हैं और फाइनली आप कह सकते हैं दो पुत्री कोशिकाएं बन गई है। तो यहां पर जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है, बोले आधी हो गई है, लेकिन अभी प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए का अमाउंट अभी भी आप कह सकते हैं डबल है। तो अब यहाँ प्रत्येक कोशिका के अंदर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा और इस कोशिका में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन की तरह होगा। देखिए यहाँ पे गुणसूत्र हैं ये इस तरीके मेटाफेज में आ गए हैं और मेटाफेज से फिर एनाफेज में गुणसूत्र के अर्धांश सेपरेट हो गए और दो पुत्री कोशिकाएं बन गई है। ऐसे यहाँ दो पुत्री कोशिकाएं बन गई हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख अंतर थे, यानी समसूत्री और अर्धसूत्री के अंदर हमने जो अंतर पढ़े ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर होते हैं और ये बेसिक थ्योरी है, पता रहनी चाहिए क्योंकि इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जिनको पसंद आई है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।